Hello guys, what's up? Welcome to सशक्त एजुकेशन. आई होप यू आर डूइंग वेल. मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान बाकी है. तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. तोलना अभी बाकी है, ठीक है. अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है. तो दोस्तों हम एक सीरीज़ में पॉलिटी की वीडियो कंप्लीट किए थे. अनुसूचियों तक टॉपिक हुआ था. अब आगे भाग से स्टार्ट करेंगे. ये टॉपिक स्टार्ट होगा भाग से. संविधान के कितने भाग हैं उनसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सॉरी, ये संविधान के अनुच्छेद, यहाँ से अनुच्छेद टॉपिक से क्वेश्चन बनना शुरू हुआ है. भाग तक कंप्लीट हो गया था. तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. तो नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण, स्थापना. तो इसको हमको यहाँ से मिलाना है. सूची 1 को सूची 2 से किस भाग में है, ठीक है. तो नागरिकता किस में है, नए राज्यों का गठन, ये सही है. अच्छा 3 सॉरी मौलिक अधिकार, नागरिकता है भाग 2 में. नए राज्यों का गठन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार भाग 3 में. प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में है. प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है. आइए देखते हैं क्या है. 2143 पहला ही आंसर होगा इसका. 2143, ठीक है. तो इसमें देखिए मिलाया गया है. नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है. अनुच्छेद 117. वित्त विधेयक आता है अनुच्छेद 117 में. आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है. अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन. अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन. देखिए यहीं से आपको ये आर्टिकल याद भी होंगे. 117 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है. 119 में अनुच्छेद 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है. अनुच्छेद 121 में है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन. तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति. और 213 किसमें है, राज्यपाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति. अनुच्छेद 213. देखिए इसमें क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है. किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है. अनुच्छेद 310, 311, 312, 313. तो अनुच्छेद होगा 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. भारतीय संविधान, थोड़ा जूम करो उसको. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है.
इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं, ये 50 में है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14 संशोधन प्रक्रिया नहीं, मिलाना है इसको। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ये होगा। आंसर इज डी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समानता का अधिकार। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2। और राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है 111। क्या पूछा है ये? हाँ, इसको सुमेलित करना है। क्या है पहला? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 देखते हैं कूट में क्या है। 2, 1, 4, 3 ये होगा बी आंसर। ठीक है, इसका देख लीजिए। विधान एवं नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2। नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111। आगे चलते हैं। इसमें भी वही करना है, मिलाना है। अनुच्छेद 54 देखो, अनुच्छेद सही सुमेलित चुनिए। क्या है? सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 54। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 75 ये हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज ए। 1, 2, 3, 4। अच्छा, सब सुमेलित है, सही है, सही था। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, सब सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। आगे चलते हैं, इसमें भी वही करना है, मिलाना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, स्पीकर को हटाना। अच्छा, इसमें सबको हटाना ही है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना, शायद इस पे है। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ये देखते हैं 90 है, राष्ट्रपति को हटाना 90 में है शायद। आंसर इज सी, दूसरा तीसरा चौथा पहला। दूसरा तीसरा चौथा पहला। दूसरा तीसरा चौथा पहला, तो इसका होगा 61। हाँ देखो सही था, 61 होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 बी उपराष्ट्रपति को हटाना। 61 है राष्ट्रपति को हटाना, 67 है उपराष्ट्रपति को हटाना। सी चौथा अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, अनुच्छेद देखिए यहाँ से आपको 4 अनुच्छेद याद होंगे। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 बी उपराष्ट्रपति पर को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आगे चलते हैं, ये देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 बी उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 330 अनुसूचित जाति लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। ठीक है, क्या है आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आंसर हो जाएगा इसका सी 2 1 4 3। आगे चलते हैं, इसमें देखिए वही दिया है। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 324 निर्वाचन। 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। आगे चलते हैं, संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, इसको भी सुमेलित करना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 368 368 वित्तीय आपात 360 अखिल भारतीय सेवाएं 312। तो इसका क्या हो जाएगा संवैधानिक संशोधन 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 बी होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वही दिया है इसमें वित्तीय आपात। देखिए ये जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। देखिए सारे क्वेश्चन इस अनुच्छेद से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी अगले नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको भी मिलाना है। तो ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए 323 ए। हिंदी में जो मज़ा आता है बोलने में ना, इंग्लिश में नहीं आता है। क्यों, सहमत हो इससे? हिंदी में वजन होता है 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग 315,
हिंदी में तो वो दम है। तो चलिए क्या होगा इसका, 3 2 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। देखते हैं आगे। तीन एक चार, 3 सॉरी 3 2 3 2 3 2 4 1, 3 2 4 1, आंसर होगा ए, 3 2 4 1। देख लो इसमें एक्सप्लेनेशन में। भारत का नियंत्रक एवं मानक परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। वित्त आयोग 280 ये सही है। अंतर्राज्य परिषद 263 ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। इसमें चारों सही है, ठीक है। ये देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना। विकल्प सी माना क्यों? अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323, संघ लोक सेवा आयोग 315, सी क्यों माना है? देखते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 ही था, पता नहीं क्यों माना भैया, माना होगा, त्रुटिपूर्ण है 323, पता नहीं, देखना पड़ेगा। त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, ये सही दिया हुआ है। आयोग है भाई, वो जो मानेगा उसको मानना पड़ेगा, है ना। 324 अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338, 329 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो क्या होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ए ही होगा आंसर इसका। ये देखिए 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? इसमें सही पूछा है, कौन सा सही है? भाग 17 न्याय के समक्ष समानता, यही सुमेल ये गलत है, ये इसमें होगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 352 आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है, ये सही है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। ये देखिए इसमें सबका दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं। संविधान भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद देखिए, आपको 4 आर्टिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित, ये नहीं है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 में है। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 76 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें है। 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 76 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, भारत का महान्यायवादी, नहीं सॉरी ओ देखो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, भारत का महान्यायवादी, ये होगा। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 76 होगा। नहीं सॉरी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंफ्यूजन है, सॉरी। भारत का महान्यायवादी, भारत का महालेखा परीक्षक होगा ये। 148 होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और भारत का महान्यायवादी होगा आर्टिकल 76। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होगी 75(1), और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 देखते हैं। 4, 3, 2, 1 ये सही होगा। ये देखो, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 ये किसका है, इसका कहाँ एक्सप्लेनेशन गया। चलो कोई नहीं, ये हो गया ना। इसका आर्टिकल याद तो है ही है, आप मिला सकते हो, वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आई थिंक। अनुच्छेद 76 ये तो मिल गया ना। महालेखा परीक्षक 148 हो गया, महान्यायवादी 76 हो गया। अनुच्छेद 75(1) का है सर्वोच्च न्यायालय का 131 है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधिकार। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, क्या होगा 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 75 भारत का महान्यायवादी। 75(1) भारत का महान्यायवादी। क्षेत्र व केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, क्या होगा इसका 48 होगा। 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 होगा। ठीक है, ये ठीक 4, 3, 2, 1 होगा।
इसका ये गलत दिया है, ये सही जो हमने मिलाया वो सही है, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमने मिलाया था वही सही है। 4-3-2-1। ठीक। अनुच्छेद 17 क्या सही सुमेल सही है? इसमें सही पूछा है, बाकी सब गलत है, तो ये भी गलत है। इस अस्पृश्यता का अंत होगा। 78 संसद का गठन नहीं होगा। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों का वेतन भत्ते नहीं होगा। अनुच्छेद 352 होगा आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। ये वाला आंसर फिर से रिपीट हुआ है। हाँ, ये देखो, और इसका आंसर देखो 3-1-4-2 होगा। 3-1-4-2 जो मैंने लगाया था। 3-1 देखो, महान्यायवादी 76, भारत का महालेखा परीक्षक, और ये एक कट गया है, तो समझ में आ गया। 4-1 जो मिल रहा है उसको मिला दो। 48 होगा महालेखा परीक्षक, ये होगा महान्यायवादी, और 131 होगा ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, 75 का केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, 3-1-4-2 ये देखो। ठीक, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 76 भारत का महान्यायवादी, 148 भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75-1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या प्रावधान, विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार 41, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने के लिए सही मानविक की स्थिति, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, क्या है? 3-4-1-2 3-4-1-2 ये ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, इसको पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। 4 आर्टिकल तैयार। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42, शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45। आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट दिया है, इसको पढ़ते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में से इसे अनुच्छेद 21A या 21 का में के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए यहाँ से अनुच्छेद खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू होता है अनुसूचियाँ। अनुसूचियों का टॉपिक, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, बोलते बोलते गला सूख जाता है। अनुसूचियों से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? अनुच्छेद पहली अनुसूची, भारतीय संविधान की निम्न दी गई, देखिए कैसे घुमा के पूछा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची।
देखिए इसमें 4 अनुसूचियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी? पहली अनुसूची, राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची, राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची, शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दिया हुआ है, इसको पढ़िए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये सारे सही हैं। नहीं, सारे नहीं सही हैं, पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ इसमें नहीं है, ठीक है। 3 है तो उसको याद कर लीजिए क्या है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संघ के मंत्री, ठीक है। और अच्छा सबका दिया है, आपको यहीं देखिए रिवीजन हो जाएगा सबका, किसके किसके शपथ का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तृतीय अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची है संसद के राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में। और 8वीं अनुसूची है भाषा। तो क्या होगा? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। 2 1 4 3 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा इसका डी। तो इसमें देखते हैं तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची, देखिए इसमें आपकी सारी अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में भाषाएं 8वीं अनुसूची में। इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषदों था, जो कि गलत है।
सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान की अनुसूची विषय अनुसूची इससे मिलाना है तो क्या होगा? चतुर्थ में है क्या है? अनुसूचियाँ विषय चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, देखो इसमें भाषा चेंज कर दिया। अष्टम को होगा भाषा, चतुर्थ को होगा राज्यसभा में आवंटन, छठे में 9 में होगा भूमि सुधार और छठे में होगा जनजातीय क्षेत्र। देखिए कितना चेंज दिया है, इंसान कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसका होगा 3, छठे में क्या होगा? जनजातीय क्षेत्र। देखो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 5, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें सूचियों की संख्या दी गई है और कुछ नहीं दिया गया है। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची में कुल संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, गणना की दृष्टि से 59, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, वर्तमान में गणना में 52 हैं कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव होता है तो संघ सूची का कानून मान्य होगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 9वीं सूची है 10वीं सूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 9वीं सूची है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 7वीं होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 आंसर होगा सी। तो इसमें दिया है चारों के बारे में वही सेम है, पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा सही सुमेलित नहीं है। 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची है भाषाएं। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये नहीं है। ये 4थी अनुसूची है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वही दिया है इसमें भी। निम्नलिखित संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो वो है 1 किसमें है? समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में है। डाकघर बचत संघ सूची में है। जन स्वास्थ्य है राज्य सूची में। तो शेयर बाजार बी समवर्ती सूची में, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 1 है समवर्ती सूची में, डाकघर बचत है संघीय सूची में, जन स्वास्थ्य है राज्य सूची में, शेयर बाजार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें 1 समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, शेयर बाजार एवं डाक बचत बैंक संघीय सूची में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक सामाजिक नियोजन का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले, विदेशी मामले, रेडियो और पुलिस। तो समवर्ती सूची का है आपराधिक मामले, बाकी सब राज्य का है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
प्रश्नगत विकल्पों के प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में आता है, विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संसाधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में सही है, जनगणना संघ सूची में, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा द्वितीय नहीं, यही नहीं सुमेलित है। दल बदल विरोध कानूनी 10वें में आता है। ठीक है, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन है 4 में, अनुसूचित 4 में है। ठीक है, वही दिया है इसमें भी। आगे चलते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन ने। ठीक है, देखो देखो इसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं, 4 आर्टिकल के बारे में भी दिया गया है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 25वें संविधान संशोधन दिए गए हैं, 44वां संविधान संशोधन दिया गया है। तो क्या है देखते हैं। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये सूची मिलाना है। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची अंतरिक्ष अनुसंधान, अवशिष्ट शक्तियां जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक नियोजन। राज्य सूची केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवसाय, समवर्ती सूची अंतरिक्ष अनुसंधान, अवशिष्ट शक्तियां जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक मामले। ठीक है, चौथा क्या होगा इसका 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 ये होगा 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 मतलब केंद्र सूची जनगणना में केंद्रीय सूची में आती है जनगणना, राज्य सूची में आता है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण पारिवारिक नियोजन और अवशिष्ट शक्तियाँ आती हैं अंतरिक्ष अनुसंधान। या अवशिष्ट विषय हैं। ये है केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। गैस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। गैस। संघ सूची में है बैंकिंग, जनगणना, बीमा, ये संघ सूची के विषय हैं, गैस नहीं है। गैस राज्य सूची का विषय है। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना, बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची में है। जबकि देखो इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से देख लो। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची में है। उत्पाद शुल्क संघ सूची में है, विक्रय कर राज्य सूची में है। क्या भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो है क्या, किसका है उल्लेख। शिक्षा, विद्युत, रेलवे, वन, तो है रेलवे, पुलिस। विद्युत, शिक्षा, विद्युत एवं वन, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे, शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल है विषय हैं, जबकि रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे राज्य सूची का, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य कि रेलवे संघ सूची का विषय है। जो रेलवे पुलिस होती है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे है संघ सूची का विषय है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जबकि विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है। रेलवे, निगम कर, जनगणना और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है संघ में।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, कारागार, पुलिस, लोक व्यवस्था। तो यह है दंड प्रक्रिया। किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। इसको पढ़ते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में विषय में शामिल है। आगे चलते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची के निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यह है केंद्र सूची, नहीं, समवर्ती सूची में है। क्या है? विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 3 समवर्ती सूची में। यह है विवाह विच्छेद, विवाह और गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। ये संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। देखिए, ये कंफ्यूजिंग होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है 5वीं में, और असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, देखिए सेम दिया है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दिया है, और 6ठी अनुसूची में भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों में के प्रशासन के बारे में है। ये दोनों में एक ही चीज़ दिया है, जबकि 5वीं में है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया है, और 6ठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में होते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। अनुसूची 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ते थोड़ा पानी पीते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा प्रथम संविधान, देखो 9वीं अनुसूची को, देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है, 9वीं अनुसूची को किस संविधान के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था और कब किया गया था? ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के दौरान। और ये भी दे सकता है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमानीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन में से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाली भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संवैधानिक सुरक्षा प्रदान
इसी देखिए ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी उद्देश्य न्यायालय चुनौती दिए जाने से रोकना है। भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कोहेलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलोवाद 9वीं अनुसूची से जमीन भूमि सुधार कानून से संबंधित है कोहेलोवाद। ठीक है, सॉरी तो कहाँ थे, हाँ, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोहेलो 2007 आई.आर. कोहेलोवाद भी देता है और इधर टाइमिंग तो मिलाना पड़ता है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। कब कोहेलोवाद कब आया था? 2007 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करते हैं। मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं, अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो अनुच्छेद क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, ये देखो ये क्वेश्चन आप का एक तैयार हो जाएगा यहाँ से। अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ध्याता है कि 10वीं अनुसूची 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। उद्देशिका, भारत क्या दिया है? भारत में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब देखिए टॉपिक आ गया उद्देशिका से, क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। ठीक है, उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसी प्रकृति को न्याय योग्य जस्टिसिएबल नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकता है। इसकी प्रकृति जस्टिसिएबल नहीं है, तो इसमें क्या बताए? कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। सही पूछा है। संविधान के प्रावधानों को रद्द किया जा सकता है। पहला, दूसरा, चौथा, इसमें क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को ही उद्देशिका बना, ये भी दे सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो तीनों को स्टेटमेंट बेस्ड दे सकते हैं। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हो गया ना 1 2 4 1 2
4। बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ते हैं। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव की अंततोगत्वा भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या बना। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि इस विधिक स्वरूप प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवररेटेड नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती है, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। विधिक स्वरूप क्या है, इसे लागू नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दोनों क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही आंसर है इसका। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा शामिल नहीं थे। ये देखिए आंसर दिया है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, को बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना के तहत पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अखंडता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अखंडता। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पहला और तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है इसमें। देखो ये चारों है। क्या दिया है? सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। संविधान के आमुख का लक्ष्य है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। चारों है, सभी चारों। देखो, भारतीय संविधान के अमुख प्रस्तावना का लक्ष्य, ठीक है, उद्देशिका का लक्ष्य, प्रस्तावना का लक्ष्य, ये शब्द दिए रहते हैं, कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, देखो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और इसको ये हिंदी लिपि में भी लिख सकता है। कैसे? सोशल को ऐसे लिख सकता है, सोशल, ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है। सोशल, इकोनॉमिक ऐसे भी लिख सकता है, इकोनॉमिक, ठीक, हिंदी में। सोशल, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता यही पहले है, तीसरा समानता, भ्रातृत्व क्या है, तीसरा, पांचवा क्या, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, तीसरा, पांचवा और दूसरा, पहला। क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को, देखते हैं क्या है इसका। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अच्छा वो दिया हुआ है, ओह देखो कितना कन्फ्यूजन है। ये देखो, इसमें क्वेश्चन ये है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, समानता कितने प्रकार की है और भ्रातृत्व। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय 3 है, तो 3 हो गया। स्वतंत्रता है क्या, कौन कौन सी समानता है? समानता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, 3 पर न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय है, स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इसमें देखते हैं वो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व, बंधुता का उल्लेख किया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। देखो, भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव के समान व्यवहार। ठीक है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनैतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आगे चलते हैं।
भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? उत्तर होगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे चलते हैं। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संघीय प्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, राज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, PYQ से ना हमारा रिवीजन भी होता है टॉपिक वाइज, और ये बहुत सारे टॉपर्स सजेस्ट भी करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने से पहले PYQs लगाइए प्लीज़। और मैं ऐसे ही सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं GS के, मैं सबके टॉपिक वाइज PYQs ले आऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियोस लाने के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 1 2 3 4 5 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन, वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। लेकिन BR अम्बेडकर सर ने बोला था आर्टिकल 32 को, ठीक है, भारत की संविधान की आत्मा बोला था। इसमें उद्देशिका, इस क्वेश्चन के अनुसार उद्देशिका दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। देखो इसमें किसके अनुसार दिया है उद्देशिका, देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। KM मुंशी ने इसको बोला था, ठीक है। किसके अनुसार उद्देशिका आत्मा है संविधान की? KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है। क्या है? संविधान शरीर है, किसने कहा? सुभाष कश्यप ने। संविधान उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है KM मुंशी ने। राजनीतिक जन्मपत्री सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ठीक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका प्रेम्बल को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने
संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। यदि अंबेडकर के संदर्भ में प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी केस में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो था बेरूबारी केस। ठीक है, क्या है बेरूबारी केस, देख लीजिए। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका अपने ही निर्णय को इन्होंने पलट दिया 1973 में केशवानंद भारती केस में कि उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। इस केस में बेरूबारी में उन्होंने उद्देशिका को प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य में के बाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए अपने ही निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बोम्मई बनाम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। प्रश्नगत वादों में बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग, देखो, प्रश्नगत वादों में बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह मान लिया गया कि इस उद्देशिका संविधान का अंग है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो ये सी सही होगा। ठीक है, अब इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में दिया गया आमुख न्याय में लागू नहीं होता है। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कि
और उसकी उपयोगिता। संविधान में दिया गया आमुख, अच्छा संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। हाँ सही है, पहला नहीं सही लग रहा है, देखते हैं क्या आंसर है इसका, इसमें खुद ही कन्फ्यूज़न है बेचारा। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका, भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी विचारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी सम्मिलित नहीं हैं। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में ओनली विशेष स्रोत नहीं लगा है, इसलिए यह हम उस को चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। यह है निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, सही पूछा है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यही सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से न्यू टॉपिक आता है शासन प्रणाली। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख जाता है मेरा तो। चलिए शुरू करते हैं न्यू टॉपिक शासन प्रणाली। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। क्या क्या होता है? राज्य के मुख्य भाग तत्व क्या क्या होते हैं? भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है पहला सही होगा, दूसरा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर सही है, ये भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है और ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो अदर टॉपिक से लेके आएंगे, पॉलिटी की ही वीडियो। पहले पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा, साइंस होगा या फिर हिस्ट्री होगा, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ, क्योंकि नया नया स्टार्ट किया है तो थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मोटिवेशन अंदर से आता है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।